Hello everyone. हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे अब तक? सेल के बारे में पढ़ रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत कुछ जाने थे, जैसे कि ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ये दो चीज में रिलेशन हम लोग देखे थे और फाइनली रिलेशन क्या था? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इक्वल टू ई माइनस आई आर। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि ये तब है जब ओपन सर्किट है और ये तब है जब क्लोज सर्किट है। मतलब अगर करंट ड्रॉ करोगे तो इससे कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होके आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कितना माइनस होगा? ये आई आर। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही आप करंट ड्रॉ करोगे कुछ ना कुछ पोटेंशियल वेस्ट होगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या सेल। इतना हम लोगों को पता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को पढ़ना है 99% केस में ये रिलेशन आपको याद रखना है, जो कि डिस्चार्जिंग का केस है। इसका मतलब क्या? आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। सो बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, यही हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन एक केस और आता है कि अगर आप सेल को चार्ज कर रहे हो, ठीक है, अगर सेल को आप चार्ज कर रहे हो तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल आपको याद रखना है डिस्चार्जिंग वाला, ठीक है, कि जब यहाँ सेल से करंट निकलता है आई तो आपको याद रखना है V इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर। तो ये सारा चीज डिस्कस हुआ था कल की क्लास में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे कि अगर आपको दो पॉइंट दिया रहा है और यहाँ पे एक सेल दिया रहा है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप एक पाथ में जाते हुए एक इक्वेशन लिख सकते हो। मान लो पाथ ये है, ठीक है। कल के क्लास में मैंने अपोजिट पाथ लिया था, ये पाथ लिया था, लेकिन आज के क्लास में ये लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि पाथ कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। आपका जो मर्जी वो पाथ में जाओ और करेक्ट रूल दो, ठीक है। जैसे कि रूल क्या है आपका कि अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ठीक है। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस ये दो रूल आपको याद रखना है। क्या क्या एक बार लिख देते हैं। सो लो से अगर हाई की तरफ जा रहे तो V क्या होगा? डेल V क्या होगा? पॉजिटिव। और जस्ट इसका इसका उल्टा, अगर हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो डेल V क्या होगा? नेगेटिव। ये बात अगर क्लियर है तो क्या हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे, बी पे पहुंचेंगे तो इक्वल टू बी दे देंगे, तो यहाँ पे बी ए। अब यहाँ पे ये ई है और ये आर है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा ना, करंट सेल से निकला होगा, सो करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये सब कल के क्लास में कर पॉजिटिव। चुके हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि आपको याद है कि नहीं। ई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग पाथ, ये हम लोगों का पाथ है ना, हम लोगों का पाथ किधर जा रहा है, हाई से लो में या लो से हाई में? तो हम लोगों को पता है ये हाई है और ये लो है, और हम लोग जा किधर रहे? इधर जा रहे हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग किधर जा रहे हैं? एच से एल में या एल से एच में? देख के बताइए। एच से एल में। ऑब्वियसली आपको आंख और कान खुले रखने हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सर एल तो से हम एच में जा रहे हैं। तो हम लोग एच से एल में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव ई, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पहुंचे तो करंट का डायरेक्शन देखिए इधर से इधर है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल किधर होगा? करंट किधर फ्लो करता है? हाई से लो, सो ये हाई होगा और ये लो होगा ना। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा हम लोगों को पता है, आई आर, लेकिन आई आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो देखिए करंट अगर इधर से इधर फ्लो कर रहा है मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, इतना तो हम लोगों को पता है। और हम लोग जा किधर रहे हैं? ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं।
तो हम लोग लो से हाई जा रहे हैं, इसका मतलब आई आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बताइए। नेगेटिव। पॉजिटिव। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? थोड़ा बहुत। ओके, रूल शायद क्लियर नहीं है। डेल वी को हम लोग नाम दिए है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में वी। तो जहां जहां आपको वी दिखे आप समझ लो कि असल में ये क्या है, डेल वी है। ठीक है, जहां जहां वी दिखे तो वहां पे समझ, क्योंकि वी का नाम क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब किस टर्मिनल पे वोल्टेज, तो उसके लिए डेफिनेशन जाना होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल। इसका मतलब क्या है, ये एक डिफरेंस को बता रहा है, मतलब चेंज को बता रहा है। अब ये डेल्टा वी एक चेंज है, तो कभी भी चेंज दो तरह का हो सकता है। ठीक है, या तो वो चेंज पॉजिटिव होगा या तो वो चेंज नेगेटिव होगा। ठीक है, और कोई एक हार्ड, एकदम हार्डकोर रूल नहीं है हम लोगों के पास कि एच से एल, एल या एल से एच में ये होगा। हम लोगों को बस कॉमन सेंस यूज करना है, और वो कॉमन सेंस है क्या कि, अच्छा, ये कॉमन सेंस है क्या, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि अगर आप एक छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि अगर 8 में से आप अगर 10 को माइनस करोगे तो आपका, तब आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और एक बच्चा भी बता देगा कि एक बड़े क्वांटिटी से एक छोटे क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। बस ये रूल है। क्या ये रूल में कंफ्यूजन है? होना तो नहीं चाहिए। तो बस इसी रूल को हम लोग एल और एच के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, सेल के केस में तो इजी है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। अब अगर पाथ ये होगा, ठीक है, पाथ ये होगा, तो आप किधर जा रहे हो, ध्यान से देखिए, एच से एल की तरफ जा रहे हैं या एल से एच की तरफ जा रहे हैं, सोच के देखिए। ऑब्वियसली एच से एल की तरफ जा रही है, ये पाथ को देखिए। आपके आपके पाथ में पहले कौन आ रहा है, एच, उसके बाद कौन आ रहा है, एल। इसका मतलब आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब डेल वी आपका क्या होगा, फाइनल क्या है, सेकेंड में कौन आया, एल आया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है, बताइए, इनिशियल तो है कैपिटल ही। एच। हायर। आप खुद बताइए, मैं नहीं बताऊंगा कि ये डेल भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आप खुद बताइए कि ये एल माइनस एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा या सर नेगेटिव। 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 ऑब्वियसली, अगर मैं एक नेगेटिव। छोटे से बच्चे से भी पूछूं तो वो भी बता देगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक छोटे से बच्चे से पूछूं कि अगर 3 - 4 है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ठीक है, तो वो बोलेगा नेगेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव। तो आप एच से एल में गए, आपको आंसर मिला नेगेटिव, तो यहाँ पे ई क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर आपका पाथ ऐसे होता, ठीक है, तब आप ई क्या लेते, तो उसके लिए चेक करते कि अगर पाथ ऐसे है, इसका मतलब आप जा किधर से किधर रहे, लो से हाई की तरफ जा रहे, तो डेल वी क्या करोगे, डेल वी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। और ये क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, एग्जैक्टली। तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये चीज सीखे, पहला चीज। तो सेल के केस में आप याद रख सकते, ठीक है, सेल के केस में आप याद रख सकते कि अगर आप एच से एल में जा रहे तो नेगेटिव ई, और एल से एच में जा रहे तो पॉजिटिव ई। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सुबह शाम इसे देख सकते हैं। ठीक है, सेल का केस है ये। ठीक है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, सेल में अगर हाई से लो में जा रहे हैं तो नेगेटिव, और लो से हाई में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसे सुबह शाम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। रेजिस्टर का केस में बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम लोग मान लिए ये है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ ये दो टर्म अगर दिया रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये है और करंट का डायरेक्शन ये है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि ये दो पॉइंट में कौन सा एच होगा, कौन सा एल होगा?
कौन सा हाइयर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा? सर जो लेफ्ट वाला है वो जहाँ से होगा, सर जो राइट में है वो हायर होगा और जो और लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में है वो लोअर लोअर होगा। होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आप? सर करंट कहाँ से फ्लो करता है, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो लोअर अब मुझे पोटेंशियल। बताइए कि अगर आपका पाथ ये है तो आप किधर जा रहे हैं? लोअर से हायर। इसका मतलब आई आर बी डेल बी क्या होगा? आई आर होगा। आई आर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव आई आर। फिर पॉजिटिव नेगेटिव डबल आंसर आ रहा है। एक बार सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए कि पाथ क्या है आपका, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो डेल बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि लोअर से हायर में जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हाई माइनस लो करेंगे, ये पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है। अगर पाथ ऐसा हो तो हम लोग किधर जा रहे हैं? हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, हाइयर से नेगेटिव। लोअर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आई आर क्या लेना होगा? आई नेगेटिव। आर क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है। ये सारा चीज हम लोग किरचॉफ्स लॉ में फिर से करेंगे। सो बेहतर है, अगर आप सोच रहे हैं अरे छोड़ो इसे, ये टॉपिक को छोड़ देते हैं, नहीं बहुत ज्यादा झमेला है, तो किरचॉफ्स लॉ में पूरा का पूरा फंस के रह जाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि सीख लो। और सही में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे पहले जो एक स्क्रीनशॉट आप लिए होगे वो प्लस में एक और स्क्रीनशॉट लेने को आपको इनकरेज करता हूँ। ध्यान से मैं आपको एक लॉजिकल ये बता रहा हूँ, ठीक है? आप वो लॉजिक से आप सही आंसर लिख के आ सकते हो। तो करंट का डायरेक्शन के जब ऑपोजिट में जा रहे हैं ना तो पॉजिटिव हो रहा है, और करंट के डायरेक्शन के साथ जब जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब आप ये ले सकते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, हम लोगों का पाथ ये होगा तब पॉजिटिव, और करंट के डायरेक्शन के साथ ये तब नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव आई आर होगा और ये नेगेटिव आई आर होगा। ये भी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, 2 टाइम, दिन में 2 बार। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा तो यूज करना होगा ब्रेन का। आप अगर सोचोगे पूरा ब्रेन को रिलैक्स किए हुए है और फिजिक्स सीख रहे हैं तो मुश्किल है। तो आज के क्लास का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो क्या है? हम लोग तो सेल के बारे में पूरा जान चुके। सेल का ईएमएफ क्या है, सेल को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ हम लोगों को समझ में आया। और ये समझ में आया कि सेल में जो लिखा रहेगा, अगर कनेक्ट नहीं किए किसी सर्किट से, मान लो ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है तो ये 5 वोल्ट क्या है? ईएमएफ है। ईएमएफ है। ठीक है। लेकिन इसी सेल को अगर कनेक्ट कर दे एक लोड से, एलईडी से या बल्ब से या किसी भी लोड से जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो ऑब्वियसली इधर से करंट फ्लो करने लगेगा आई अमाउंट का। और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? ऑब्वियसली दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल होगा वी। और वी क्या होगा? ये 5 नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ, बैटरी के साथ एक फ्री में क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट्री आपको रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है। तो इसलिए ये 5 वोल्ट नहीं होगा, 5 वोल्ट से कुछ ना कुछ कम होगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे? आई इंटू आर करके। क्लियर है? और आई का वैल्यू कैसे हम लोगों को पता चलेगा? आई इक्वल टू होता है ई बाय आर इक्विवेलेंट। और मोस्ट ऑफ द केस में आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा आर प्लस स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर सीरीज में है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। आई होप आप लोग एक बार कम से कम पढ़े होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है। क्लास 12 में पढ़ रहे हो आप, मुझे रिमाइंड कराने का ज़रूरत है क्या? क्लास 5 6 नहीं है जो? अच्छा ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे, हो जाएगा। ठीक है। आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ मेहनत करना है। ठीक है।
तो आज की क्लास में हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में उठना चाहिए कि सर हम लोग सेल को कंबाइन करते क्यों, ठीक है। जैसे कि इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि एक सेल है, ठीक है। मान लो ये 12 वोल्ट का है, ठीक है। ये सेल है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन आप जानते ही होंगे कि सेल असल में 12 वोल्ट का सेल कुछ इस तरह का बॉक्स रहता है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि ऐसे ऐसे 2 टर्मिनल रहता है। ये है 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है। जनरली इसे पेंसिल बैटरी कहते हैं, और ये इसका ज़्यादा पोटेंशियल, ये ईएमएफ ज़्यादा नहीं होता है, जस्ट 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इतना होता है। और बड़े बड़े बैटरी के लिए जैसे 12 वोल्ट के लिए ऐसा बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है। तो 12 वोल्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये बैटरी आपके पास है, ठीक है। तो ये बैटरी आप बस के अंदर रखिए, ठीक है। आप सब तो एक बार ना एक बार बस में ट्रैवल किए ही होंगे, और अगर शाम के टाइम में या रात के टाइम में अगर ट्रैवल किए होंगे तो बस का क्या होता है, हेडलाइट होता है, 2 हेडलाइट होता है ना, ठीक है। अब दिक्कत का बात यह है कि बस में ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और जो बस का हेडलाइट है वो होता है 24 वोल्ट का। इसका मतलब क्या, अगर इस हेडलाइट को 24 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट करो तभी ये हेडलाइट फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा, ठीक है। तब क्या किया जाए, तो आप देखोगे, अगर आपको मौका मिला तो बस का जो बैटरी बॉक्स होता है वो अगर खोल के देखोगे तो उसमें एक बैटरी नहीं होता है, उसमें 2 बैटरी होता है, ठीक है। और दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि अगर ये 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है, तो दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाता है। सो आज की क्लास में हम लोगों को यही देखना है कि सीरीज कनेक्शन में ईएमएफ ऐड हो जाता है, ये कैसे होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह देखना है। सो कितना अच्छा बात है कि बस में 12 वोल्ट का दो दो बैटरी है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और फाइनली दोनों का कंबाइंड वोल्टेज कितना हुआ, 24 वोल्ट। और वो ये 24 वोल्ट से हेडलाइट जलेगा, क्योंकि हेडलाइट को जलने के लिए, हेडलाइट काफ़ी स्ट्रांग होता है, आप जानते हो ना। नॉर्मल डीपर लाइट या जो आपके बस के अंदर वाला लाइट होता है वो 12 वोल्ट से जल सकता है, लेकिन हेडलाइट को जलाने के लिए आपको 24 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। सो ये फायदा है। सो पहला फायदा हम लोगों को सेल को कंबाइन करने का ये मिला कि हम लोग ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, ठीक है। लिटरली जितना चाहे उतना हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको 24 वोल्ट चाहिए, बहुत अच्छा। अगर आपको 36 वोल्ट चाहिए, ठीक है, आप 3 सेल को 12-12 तक 3 सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, और सबका ईएमएफ ऐड होके 36 हो। क्लियर है, पहला ये फायदा। दूसरा ये फायदा होता है कि अगर आपको किसी एक सर्किट में, मान लो ये किसी सर्किट का मदरबोर्ड है, रजिस्टर कैपेसिटर सब कुछ लगा हुआ है इस पे, अगर इस सर्किट को आप एक सेल से कनेक्ट कर रहे हो, जो सेल कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, मान लो 2 एम्पियर का, ठीक है। लेकिन आपको किसी एक सर्किट एलिमेंट में ज़्यादा करंट भेजना है, ठीक है। किसी सर्किट एलिमेंट में मान लो 8 एम्पियर का करंट भेजना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे एक सेल यूज नहीं करोगे, दूसरा सेल मतलब एक सेल यूज नहीं करोगे, और भी सेल को कंबाइन आप करोगे, ठीक। और जब सेल्स को आप कंबाइन करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा सेल को आप यूज कर रहे हो तो करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक, सर्किट में। सो पहला फायदा ये मिला कि आपको ईएमएफ ज़्यादा मिलेगा अगर सेल को कंबाइन करना सीख गए। कल को आप अगर किसी सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हो और आपको रिक्वायर्ड ईएमएफ चाहिए, तो अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, तो ये आप यूज़ कर सकते। दूसरा फायदा ये हम लोगों को मिला
कि आप सर्किट में करंट को इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है। पहले अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो अब हो सकता है 6 एम्पियर का करंट अगर आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको सेल का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, ठीक है। और तीसरा एक फायदा जो मुझे लगता है, ठीक है, मेन ये 2 फायदा है, ठीक है, लेकिन तीसरा भी एक फायदा है कि जब आप एक सेल यूज ना करके आप 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल यूज करते हो, आप अगर एक सेल यूज ना करके आप 2 या 2 से ज्यादा सेल को यूज कर रहे हो, तो इससे आपका जो डिवाइस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है, और आपके पास एक एलईडी लाइट है, ठीक, ये एलईडी लाइट है, ठीक है, तो ये सेल के साथ इस एलईडी लाइट को क्या करो, कनेक्ट करके छोड़ दो आप, तो ये एलईडी लाइट क्या करेगा, ग्लो करते रहेगा। मान लिया कि ये सेल से ये एलईडी लाइट 50 डेज तक चला, ठीक है, 50 डेज तक चला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ एक और सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है, सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर दो, तो हो सकता है कि अब ये एलईडी लाइट कब तक ग्लो करेगा, 100 डेज तक। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है। इसलिए आप देखोगे अगर आपके पास टीवी या आपके घर में अगर टीवी या एसी है, तो एक बार जस्ट उसका रिमोट के पीछे एक ढक्कन होगा, उसे खोल के देखना, उसमें 2 सेल लगा रहेगा, जनरली 2 सेल यूज होता है, ठीक। और ये दोनों सेल कैसे कनेक्ट होता है पता है, ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड रहता है। इससे फायदा, बहुत सारा फायदा है, ठीक है। पहला सबसे बेस्ट फायदा मुझे लगता है रिमोट के केस में, कि अगर आपका रिमोट का ये एक सेल से अगर ये पूरा का पूरा रिमोट जुड़ा होता, ठीक है, तो हो सकता है कि 2 मंथ चलता सेल, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 2 सेल है आ गया, हो सकता है 4 मंथ तक आपको सेल चेंज करने का जरूरत ही ना पड़े, ठीक, या इससे भी ज़्यादा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या समझ में आया आपको कि क्यों हम लोगों को सेल को कनेक्ट करने का जरूरत पड़ता है, एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करने का जरूरत पड़ता है? यस सर। ओके, सो सेल जी को सर। हम लोग, जी बताइए। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमारा सर्किट में जैसे हम्म रिमोट का केस ले लें, टीवी रिमोट हम्म का, उसमें हम्म अगर एक सेल काम नहीं कर रहा है तो फिर पूरा सर्किट ही काम नहीं करता है, राइट? हम्म हम्म मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो एक सेल काम नहीं कर रहा उसका उसको रिप्लेस कर दे दूसरा जो सेल है, अगर बैटरी बना रखी है हमने तो ऐसा कुछ हम्म। हो सकता है? देखिए, अगर क्योंकि आपका टीवी रिमोट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अभी आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखोगे। अगर सीरीज में कनेक्टेड है आपका सेल, ठीक है, तो एक सेल अगर काम नहीं किया तो कनेक्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपका रिमोट ही काम ना नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेल का में आप एक अच्छा बैटरी लगा और एक खराब बैटरी उठा के लेके आ जाओ, तो सेल ये रिमोट नहीं काम करेगा। लेकिन अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होता, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कि अगर ये 2 सेल पैरेलल में कनेक्टेड होता, जो कि नहीं होता है, ठीक है, तो ये हम लोगों को फायदा मिलता है कि एक सेल अगर डैमेज भी हो जाता तो दूसरा सेल से रिमोट काम करता, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि पैरेलल में अगर सेल को कनेक्ट किया जाता तो ये हम लोगों को फायदा मिलता। फिर भी हम लोग पैरेलल में नहीं कनेक्ट करते रिमोट के बैटरी को, या पुराने टाइम में रेडियो यूज होता था, रेडियो के पीछे में हम लोग काफी सारा मोटा मोटा बैटरी कनेक्ट करते थे, 2 3 4 इवन 4 सेल को भी कनेक्ट कर देते थे, ठीक है, ओके सीरीज में सर। कनेक्ट करते थे, ठीक है। क्यों? इसका रीजन आपको पता चलेगा जब आज का आप लेक्चर अच्छे से अटेंड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भले ही पैरेलल में कनेक्ट करने से आपको ये वाला फायदा मिलता, लेकिन फायदा से ज्यादा नुकसान है पैरेलल में कनेक्ट करने का। सो आप चेक कीजिएगा, ठीक है, स्टार्ट करें जल्दी से। यस सर। सर इसीलिए वो जो शादी में जो छोटे छोटे बल्ब नहीं होते वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक बल्ब हाँ, खराब हो जाता है तो एक सारी। खराब होगा तो सारा खराब नहीं होगा, एग्जैक्टली। यस सर।
ओके, कल अमन सर ने आपको कुछ आप लोगों को एक अनाउंसमेंट किए। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थर्सडे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक क्लास रख रहे हैं, ठीक है। अब सर बहुत सारा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, पहले सुन लीजिए, हो सकता है सारा सवाल का जवाब मैं पहले ही दे दूं, ठीक है। ये थर्सडे का जो क्लास होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2, ठीक है, आपको थर्सडे तक का टाइम है। आप रिवीजन करना आज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2, जिसमें फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 3 चीज मेनली आपको रिवीजन करना है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और देखेंगे लास्ट 20 ईयर्स में किन किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह से हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये ऑप्शनल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अच्छा मुझे करना है, मुझे नहीं करना है, आप सभी को करना है, ठीक है। अब अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर तो मतलब तीनों चैप्टर से स्टार्टिंग होगी, या पहले चैप्टर के पहले हम लोग करेंगे फिर सेकंड चैप्टर, या नो नो मिक्सअप नो, होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने तो बताया, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मिला है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन जो होता है वो नहीं पूछता कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 है या 2 है, ठीक है। उसे जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखाया देता है। अगर कोई भी आप इंट्रांस का बुक उठा के देखो तो वो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर दिया हुआ है, पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट उसी में। हम लोग बोर्ड के हिसाब से मतलब सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग पार्ट कर दिया, अलग अलग पार्ट कर दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बड़ा सा चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर जैसा आप कंसिडर कर सकते हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है कूलम्स लॉ से, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कैपेसिटेंस से, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स 1 और 2 रिवाइज करना स्टार्ट करो। थर्सडे तक टाइम है। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। हम लोगों का टारगेट होगा 60 क्वेश्चन करना 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, ठीक है। इसमें से 1 मिनट आपको मिलेगा और 1 मिनट मुझे मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट आपको क्या करना होगा, ट्राई करना होगा, और 1 मिनट के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों का टारगेट है, मैक्सिमम टाइम हम लोग अपना टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। हम लोग चेक किए लाइक टेस्ट टेस्ट का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझने में इतना टाइम लगाते थे। लेकिन फिर भी एक टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ। 60 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन उठाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा लास्ट 20 ईयर्स का कंप्लीट, हर थर्सडे क्लास होगा, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट 20 ईयर्स का क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अभी चल ही रहा है हम लोगों का, क्लियर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होते होते हम लोगों का वो प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जिनको अगर ये भी परेशानी आ रही है कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, सर आप क्वेश्चन नहीं बता रहे, उनके लिए मैं बताऊंगा कि हर एक टॉपिक पे मैं क्वेश्चन पढ़ा ही रहा हूँ, क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक पे जहाँ कुछ ऑब्वियसली टर्मिनल वोल्टेज के बारे में सीखते सीखते ही कल कितना सारा क्वेश्चन किए, राइट, अगर आपको याद हो तो। सो हर एक टॉपिक पे मेरा तो ये फोकस है कि आपको क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई दी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में कुछ और भी चाहिए होता है, आपका अपना स्किल होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। जिसका जैसा स्किल है उससे वैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये स्किल को डेवलप करने के लिए मेनली ये थर्सडे का क्लास होगा, ठीक है। आप लोग देखोगे, आप लोग कोशिश करोगे, लाइव कोशिश करोगे एक साइड में, और दूसरे साइड में मैं रहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, और फाइनली आप अपना अप्रोच को ठीक करोगे, और जिसका अच्छा है अप्रोच वो अपना और बेटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन। पहला था कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, दूसरा था रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन।
अब तीसरा कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं सेल का कॉम्बिनेशन, लेकिन तीनों में एक बात तो फिक्स है, ठीक है, तीनों में हम लोग को सीरीज पैरेलल पढ़ना है और एक मिक्स्ड आता है वो पढ़ना है, ठीक है। तो सीरीज कैसे पहचानते हैं, ये तीनों के लिए सेम है। अगर सिंगल वायर में कनेक्टेड है कैपेसिटर, रेजिस्टर या सेल, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर अलग अलग वायर में है तो वो पैरेलल में। क्या इससे कोई आसान तरीका है समझने में? अगर तीनों का अलग अलग रूल होता तो कितना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन तीनों के लिए सेम चीज है। अगर सिंगल वायर में कैपेसिटर्स है या रेजिस्टर्स है या सेल है तो वो सीरीज कनेक्शन में है। क्या इतना क्लियर है? यस सर। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप तो पहले तो ये देख लीजिए सीरीज में कंबाइन कैसे होता है। तीन सेल्स लेंगे, ऑब्वियसली एक सेल के अंदर दो चीजें किस तरह से मैंने बताया था, मेन रिप्रेजेंटेशन सेल का ये है कि एक सेल के साथ हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो सेल ये है, ठीक है, कुछ इस तरह से मान सकते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ऐसे समझ में आया? क्लियर है सेल का जो सिंबल है? तो हम लोग तीन सेल लिए है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। तीनों को सेम वायर में रखे हैं, सेम वायर में रखे हैं, इसका मतलब सीरीज। ये फिक्स हो गया कि सीरीज के लिए सेम वायर का होना जरूरी है, ठीक है। तीनों का ईएमएफ अलग अलग लिए है, पहले हम लोग अलग अलग लेके कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेम ईएमएफ करके कुछ कंडीशंस पढ़ सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक। तो अगर कनेक्शन इस तरह का है, देखिए कि अगर आप एक सेल को लिए, ठीक, इसका ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके साथ अगर आप दूसरा सेल को इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं कि इस सेल का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और तीसरा सेल को इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो अगर कनेक्शन ऐसा है, ध्यान से देखिए, अगर कनेक्शन ऐसा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि अगर कनेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन ऐसा चल रहा है, तो ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव भी है, फिर भी सीरीज कनेक्शन कहेंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन को पहचानने का एक तरीका, जो बेस्ट तरीका है, वो है सेम वायर होना चाहिए। एक और तरीका है कि सेम करंट है तो सीरीज में होगा, ये चीज तो है ही, ठीक है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका है क्या है कि सेम वायर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है, ठीक है, अगर ऐसे है तो हम लोग इन तीनों सेल के जगह में एक इक्विवेलेंट सेल ले सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट होगा, और रेजिस्टेंस का भी तीन इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस तीनों के जगह पे एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो क्योंकि वायर एक सिंगल वायर है, इसका मतलब क्या, तीनों रेजिस्टर क्या है सीरीज में भी है, तो सबसे पहला तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा ये देख लीजिए। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है। उसी तरह से ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या ये बात क्लियर है? सर क्या, एक बार रिपीट करिए। अगर सेल सीरीज कनेक्शन में है और पोलैरिटी ऐसा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह से अगर है, ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। क्लियर है? इसका प्रूफ यस सर। देखना चाहोगे आप? प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग ये पाथ पे जाना सीख गए हो बहुत मेहनत से वगैरह वगैरह, ऐसे ये पाथ है तो ये ई कब ई पॉजिटिव होगा कब ई नेगेटिव होगा, क्योंकि आप इतना मेहनत से स्क्रीनशॉट लिए हो और सुबह शाम देख रहे हो, देखोगे आई मीन, तो आप देख सकते हैं इसका छोटा सा प्रूफ, ठीक है। तो तीन सेल ऊपर लिए तो तीनों को ऐड कर देना है सीरीज में रहेगा तो, लेकिन पोलैरिटी आपको देखना है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो ये अगर ऐसा है तो आप सिंपली ऐड कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2 सेल के लिए प्रूव नेगेटिव करेंगे। पॉजिटिव से हो तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव से है तो बात बराबर ही है मेरे ख्याल से। ओके ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 सेल लिया गया है, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, ठीक है। 2 पॉइंट लिए ए और बी। हम लोग क्या करें, इक्विवेलेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट लाना चाह रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। मान लिया ये ई इक्विवेलेंट होगा और ये आर इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके टर्म में, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम लोग लिख सकते हैं ना, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर आई आर इक्विवेलेंट। ये चीज लिख सकते हैं ना। हम लोगों के पास तो फॉर्मूला है, एक्सेल का फॉर्मूला है, राइट। ये ई है, ये आर है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हम लोगों के पास ये दोनों पॉइंट के बीच का टर्मिनल वोल्टेज V कितना होगा, E माइनस आई आर। ई माइनस आई आर। क्या भूल चुके हो अब तक? 24 घंटा हो चुका है, हो ही सकता है कि आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं आपको सर रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पाथ ऐसे जा रहे हैं, ध्यान से ये रूल याद रहे, ठीक है। इसलिए बगल में यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है। मुझे जस्ट बताइए VA, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है। ए के लिए VA पाथ ऐसे है, ठीक है, भूलना नहीं है। E1 को पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाई से लो में जा रहे हैं, राइट। सो ये यस सर। नेगेटिव E1। उसके बाद IR1 को पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव? तो पाथ देख लो, मैंने बताया था कि नेगेटिव। करंट अगर ऐसे है और पाथ उल्टा है तो पॉजिटिव होता है। IR क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर करंट और पाथ क्या हो, ऑपोजिट हो। बस ये याद रखने मैंने कहा था। स्क्रीनशॉट लिए हो ना आप? तो यहाँ पे देखो करंट किधर है, इधर है, और पाथ हम लोगों का तो ये है। सो IR1 क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद E2 बताइए। नेगेटिव। यस, E2 के केस में हाई से लो में जा रहा है, तो ये देखना बहुत आसान है, हाई से लो में जा रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर R2 के साथ I मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, IR2 होगा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगेंस्ट पाथ देखना है, ये करंट इधर है और पाथ इधर है, ऑपोजिट के लिए आप पॉजिटिव लोगे। सो IR2 पॉजिटिव, और फाइनली कहाँ पहुंच के, VB में। सो इक्वल टू VB। यहाँ से हम लोग अरेंज करेंगे VA माइनस VB, मतलब इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हम लोगों को मिलेगा, VA माइनस VB इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ठीक है। ये मिला आपको। लेकिन अगर इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरह का होगा, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR1। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको E इक्विवेलेंट का वैल्यू और R इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाए। ऐसे तो देख के भी आप बता ही सकते हो कि R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाए, R इक्विवेलेंट होगा। लेकिन आप कंपेयर करके बता रहे हो, इसका मतलब ये इक्वेशन परफेक्टली आप लिख पाए हो। समझ पे आया, समझ में आया? सो ई इक्विवेलेंट क्या दिखाई दे रहा है, ई इक्विवेलेंट के जगह में ऊपर क्या लिखा हुआ है, E1 प्लस E2। क्लियर है? यस सर। सो हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर एक सेल है E1 का EMF, और दूसरा एक सेल है जिसका EMF क्या है, E2 है, ठीक है। सो अगर ऐसा कनेक्शन है कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल का पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कनेक्शन हो, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड, ये E1 और ये E2 है, ठीक है। तो क्या, सबसे पहले ये बताइए, क्या ये सीरीज है या नहीं है? सर सीरीज तो है। क्यों सीरीज है? सर क्योंकि सेम वायर है। क्योंकि सेम वायर है, एग्जैक्टली सेम वायर है, सेम करंट होगा तो सीरीज है। लेकिन क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो गया है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव वाला है, इसलिए ई इक्विवेलेंट जहाँ पे पहले क्या होता था, E1 प्लस E2 होता था, अब होगा E1 E1 माइनस माइनस। E2 होगा, ठीक है।
और इसका भी डेरिवेशन आप नीचे देख सकते हैं। सेम यही काम पोटेंशियल का इक्वेशन लिखोगे और फाइनली ये इक्विवेलेंट सर्किट से कंपेयर करके आप ला सकते हो। ठीक है, मैं वो कराने नहीं जा रहा क्योंकि डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो आप ये इक्वेशन लिखिए और फाइनली आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव साइन। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि ये E इक्विवेलेंट इक्वल टू सम होगा, मतलब कि सारे का सारा सम होगा जब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या, सेल को कनेक्ट कैसे कर रहे, ऐसे कर रहे, फिर यहाँ से फिर ऐसे कर रहे, फिर यहाँ से फिर ऐसे कर रहे। एक बार चेक कर लीजिए, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चल रहा है कि नहीं। तो यस अगर सर। ऐसे चल रहा है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 E1 प्लस E2 प्लस प्लस E2 E3। प्लस E3। अब मुझे एक बात बताइए कि हर एक सेल के अंदर तो अपना एक रेजिस्टेंस होगा, राइट। इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर ये R1 है या R2 है, ये R3 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे ये पता चल रहा है आपको। सर क्योंकि सेम ही एक तरीके से चलते चला जा रहा है वायर की तरह। अगर उन्हें सेल को हटा दिया जाए, एक वायर की तरह यूज़ कर लिया जाए, तो तीन रेजिस्टर जो है वो एक तरीके से सीरीज में ही है, इसलिए R1 प्लस सीरीज R2 में प्लस है, R3। इसका मतलब सीरीज में तो ऐड होता है। ओके, तो सीरीज समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन देखें। यस यस सर। सर। ओके, सो क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो करके बताइए पहले। तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है, आप इसमें ट्राई मत कीजिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेल है और तीनों सेल एक सिंगल वायर में दिख रहा है, मतलब पोलैरिटी को बाद में देखना है, पहले वायर को देखना है। वायर क्योंकि सिंगल है, इसका मतलब ये सीरीज है। अब पोलैरिटी में माइनस होगा या प्लस होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो ये जान लो कि ये सीरीज में है क्योंकि सिंगल वायर में सारा का सारा सेल है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि सेल के साथ एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया है। रेजिस्टर कैसा दिखता था, कुछ इस तरह से दिखता था, आप लोग कलर कोडिंग में सीखे ना। तो ऐसा नहीं है, ये रेजिस्टेंस जो है ये सेल का अंदर का है, अपना है, होता सेल के अंदर है, लिखते हम लोग सेल के बाहर है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर कैसे लिखते, ऐसा रिप्रेजेंटेशन अगर करते तो काफी अजीब सा दिखता, ठीक है। इसलिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन ना करके हम लोग सेल को साइड में रेजिस्टेंस को लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन कन्वेंशनली माना गया, ठीक है। तो ये वाला नहीं करते। तो ये असल में एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग सीरीज देखते ही E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे नहीं कर देना है, हम लोगों को चेक करना है, क्योंकि ऐड तब होता है जब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है। और अगर नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे अगर हो, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव अगर ऐसे हो तो माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, एक इस सेल को लिए और दूसरा इस सेल को लिए। क्या रेजिस्टेंस में ये सब चेक करना है पोलैरिटी, ऑब्वियसली नहीं। रेजिस्टेंस में तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक सिंगल वायर में आर इक्विवेलेंट तो पहले ही सिंपली तीनों को ऐड कर दो, तो आर इक्विवेलेंट तो दिखाई दे ही रहा है, 1 + 2 + 1, ये कितना हो गया, 4 ओम हो गया। सर यस सर बैटरी के मैनर को चेंज कर देने से उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे दूसरी फर्क नहीं पड़ता। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता कि आप बैटरी को ऐसे हेड टू हेड या ऐसे जोड़े हो या ऐसे जोड़े हो, इससे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पे फर्क कैसे पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ और चीज पे डिपेंड करता है कि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारा चीज पे।
ठीक है। सो आर क्या है, आर प्रॉपर्टी ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, आप कैसे कंबाइन कर रहे हो सेल पे, उससे आर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। सो आर तो सिंपली आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज के लिए तीनों को ऐड कर दी। ठीक है। लेकिन ध्यान से पोलैरिटी देखिए, ये जो सेल का पोलैरिटी मैच कर रहा है, इसका नेगेटिव जो है इसका ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या, सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। लेकिन अगर इन दोनों को देखो तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन है। इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस करना है, कब प्लस करना है, जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो। सो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 करना है। लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड हो तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस E2 करना है। ठीक है। सो देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इतना प्लस इतना किया जाए और इसको माइनस किया जाए। सो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 + 4, इन दोनों को जोड़ दिए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, और फिर इसका जो नेगेटिव है इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे मतलब नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, इसलिए ये -3 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 7 वोल्ट। क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है 7 वोल्ट, इसका मतलब कौन जीता है, इस साइड लेफ्ट साइड जो टर्मिनल है वो बड़ा होगा, मतलब ये ऐसे। क्लियर है। सो ये 7 वोल्ट, सो ये है इक्विवेलेंट सेल 7 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम। क्या ये बात क्लियर है? सर एक डाउट था, हम्म। जो रजिस्टर होता है वो नेगेटिव साइड की तरफ ही होता है क्या हमेशा? ये मैंने समझाते हुए कल ही बता दिया था कि असल में जो रेजिस्टर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर है, सेल के अंदर है। लेकिन हम यस लोग सर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल के बाहर लिखते हैं। ठीक है। तो आप इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं। ओके। तो एक क्वेश्चन करा या आप फुल्ली समझ चुके हो? सर क्वेश्चन इस वाले में मैं गलत निकाल लिया था, मैंने वो नहीं देखा कि नेगेटिव साइड इसकी इस तरफ है। नहीं, रजिस्टर को तो देखना ही नहीं है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ये सब देखना ये नहीं देखा, मुझे लगा सेल सारे एक ही तरीके से कनेक्टेड है, उसका नेगेटिव पार्ट इधर जुड़ा हुआ वो नहीं देखा था, इसलिए वो गलत आ रहा था। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते है। हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि सर 3 वोल्ट नेगेटिव कैसे? ओके, 3 वोल्ट नेगेटिव कैसे है, देखिए पोलैरिटी हम लोग चेक करेंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव ये कनेक्शन है तो ऐड करोगे आप, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है ये कनेक्शन अगर है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कहीं पे नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, इतना आसान नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, आप सोचोगे कि अच्छा सर ने बता दिया, मैंने सुन लिया, अब सारा का सारा हो जाए, नहीं होगा। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, चेक नहीं करोगे, आंख खोल के देखोगे नहीं कि कनेक्शन कैसा है, आपका नहीं होगा। आपको पूरा कॉन्शियसली यहाँ पे ध्यान से देख के करना होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप करो, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये 1 है 1 है 1 है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 1 ले लिए, और ये 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 सर ओम इसका 1 4 ओम आएगा, 1, 4 करके देखिए अच्छे से। ओके। ये 12 है, ठीक है। सो 12, 3 और 5 कितना आएगा? सर इक्विवेलेंट आ रहा है 4 वोल्ट, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 ओम। एक बार सभी को ये ट्राई कीजिए जल्दी से। ओके, सो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप सोच सकते कि अच्छा ये 12 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। एग्री और नॉट?
ये दोनों Yes, को sir. ऐड करना है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। और इसे लिखोगे कैसे? सर 12 तो माइनस पहले 3 और 5 को ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली उसके बाद 12 में 8 से वोल्ट जो 5। आया, इसे लिखना कैसे होगा? कुछ इस तरह से, ये 12 तो था ही, इसे ऐसे ही रहने दे रहे हैं, रेजिस्टेंस हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 आएगा, उसमें कोई टेंशन का बात नहीं। और इसे तो ऐसे लिखना होगा ना, तो ये 12 है और ये 8 है। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव कोइंसाइड हो गया, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, यस सर। क्लियर है? Yes, या sir. एक तरीका ये है कि ये कितना था, ओके, ये 12 था, ये 3 था, ये 5 था, यही था ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को देख लो पहले, कितना हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो आपको माइनस करना है। माइनस करना है मतलब कितना यहाँ पे आ जाएगा? 9, ठीक है, ये 9 वोल्ट आ गया। अब ये 9 वोल्ट में जीता कौन? ऑब्वियसली 12 ज्यादा है, 3 कम है, मतलब जो इक्विवेलेंट होगा वो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? सोच के देखिए, दोनों अलग दिख रहा है, लेकिन जीता कौन? ये जीता ना 12 वोल्ट। तो दिखेगा कैसे? इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो 12 जैसा दिखेगा, ठीक है, ये 9 वोल्ट, और इसके साथ ये कनेक्टेड ऐसा है, ठीक है, ये कितना है? 5 है। अब अगेन देखिए, ये दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा 9 - 5 4 वोल्ट। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को हम लोगों को मिला कि ये 3 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट का है। सो जो इक्विवेलेंट होगा, आप सोच ही सकते हैं, अगर ये 12 है और ये 3 है, ठीक है, ये 12 है और ये 3 है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? माइनस करके ही मिलेगा 9 वोल्ट। लेकिन 9 वोल्ट वो दिखेगा कैसे? ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? दोनों में फर्क है, कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली देख लो, ज्यादा कौन है? 12 है, मतलब इसके जैसा दिखेगा, ये दिखेगा, ये नहीं। सर डायरेक्टली ही 12 माइनस 3 माइनस 5 लिख सकते थे ना, ये ऐसे ही। कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट मैटर कर रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, आप कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके, सो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक पॉइंट तो ये है कि मान लिया कि आइडेंटिकल सेल्स ले, आइडेंटिकल सेल मतलब कि वो सेल जिसका ईएमएफ इक्वल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो, मतलब ईएमएफ को ई मान लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मान लिए, तो सारा का सारा सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और सारा का सारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर। सो ऐसा ऐसा एन नंबर ऑफ सेल ले लिए, एन आइडेंटिकल सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दी, ठीक है, तो कनेक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। सीरीज में कनेक्ट किए तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता चलता एन टर्म्स तक हो गया। तो ऑब्वियसली जो इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करते जाओगे ना, लेकिन सब तो ई है, प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कब तक करोगे? एन टर्म्स तक करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? सोचो, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? ई प्लस ई प्लस ई, एन टर्म्स तक कितना हो जाएगा? एन ई। क्लियर है? और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन टर्म्स तक, तो ये क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, एन आर। क्लियर है? इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा? एन आर। क्या ये दो बात क्लियर है? अभी ये लोड को नहीं देखना है, जितना मैं दिखा रहा हूँ बस पहले वो दो चीज देख लो। मतलब कि हम लोग एन आइडेंटिकल सेल लिए है, ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल लेके हम लोग क्या किए, उसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करते करते जोड़ दिया है, ठीक है। तो नेट ईएमएफ क्या है होगा? यहाँ पे स्मॉल ई लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बाद में चेंज किया था, लेकिन पहले ही फोटो क्लिक हो चुका था तो ये चेंज नहीं हुआ। सो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा, ठीक है, एन ई। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन आर। क्या ये बात क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, नेट रेस अगर अब यहाँ से एक लोड लगा दिया जाए, ठीक है, लोड में कुछ भी लगा सकते हो आप,
एक एलईडी बल्ब लगा दिए या कोई भी लोड लगा दिए, ठीक है। तो लोड का हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हर एक लोड का एक रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस से दिखाते हैं लोड को। तो ये आर है, ठीक। लोड तो क्या चीज होगी, मतलब क्या, कैसे? लोड लोड एक टेक्निकल टर्म है, लोड जस्ट एक टर्म है, ये बताता है किसी भी डिवाइस को आप कनेक्ट कर दिए। अब डिवाइस को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं लोड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड एक रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वो इतना लोड बोला, मतलब समझाते समझाते हम लोग डिस्कस करते थे, ठीक है, कि अब मैं डिवाइस नहीं बोलता, लोड ही बोलता। आप लोग समझ लीजिए, लोड मतलब डिवाइस, हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे हैं मतलब डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, और हर एक लोड या डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस दिखाएंगे, मतलब कि यहाँ पे एक बल्ब दिखाने से बेहतर है हम लोग यहाँ पे इस बल्ब का रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो जैसे ही एक बल्ब को कनेक्ट किए, कुछ ना कुछ करंट निकलने लगेगा। अब करंट किधर से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इस बल्ब को ग्लो करवाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा और फाइनली ऐसे 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 रिटर्न होगा, ठीक है, क्लियर है। करंट पूरे के पूरे सर्किट में सेम रहा, इसका मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है सबका सब सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इधर से एन आर तो मिला ही था, और ये एक रेजिस्टेंस और मिल गया जो कि सीरीज में है, तो क्या हो गया? एन आर प्लस आर। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सर एसी भी तो लोड लेता है, तो क्या मतलब है एसी भी तो लोड लेता है? अच्छा, लोड से आप कंफ्यूज मत होइए, आइंदा से मैं लोड वर्ड को यूज नहीं करूंगा, ये टेक्निकल टर्म है, आप लोग इसका अलग मीनिंग ले रहे हैं। एसी लोड लेता है मतलब पावर लेता है, मतलब बिजली का बिल बढ़ाता है, ठीक है, ये सारा अलग चीज है। हाँ हम समझ गए, एसी एयर कंडीशनर, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो हम लोगों को क्या मिला? नेट ईएमएफ मिला और नेट रेजिस्टेंस मिला। क्या करंट हम लोगों का नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस नहीं होता है? यही होता है ना। तो नेट ईएमएफ क्या है? एन ई, और नेट रेजिस्टेंस क्या है? नेट रेजिस्टेंस क्या है? एन आर प्लस आर। तो इस सर्किट में करंट क्या होगा? एन ई बाय एन आर प्लस आर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो मैं आपको फायदा दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि करंट क्या होता है सर्किट में इंक्रीज कराना चाहो तो आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो सेल्स को, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कब सीरीज में कनेक्ट करोगे कब पैरेलल में कनेक्ट करोगे इसका एक कंडीशन है। जैसे कि अगर आपको सर्किट में करंट को इंक्रीज कराना है, ऐसे एक सर्किट पे करंट का आपको ये फॉर्मूला मिल गया, राइट, आई इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर, ठीक है, ये इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बता रहा है, ठीक है, एन ई बाई एन आर प्लस आर। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये जो लोड है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बहुत कम है और एन आर का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है लोड से, ठीक है। तो हम लोग इस आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इस आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर इस आर को नेग्लेक्ट कर दिया तो एन और एन कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब आई इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर हो रहा है। लेकिन ई बाई स्मॉल आर क्या है? एक सेल का। ई बाई स्मॉल आर क्या है? एक सेल का करेंट, राइट। तो ये हम लोगों को समझ में आया कि अगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तो हम लोग सेल को सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, करंट क्या इंक्रीज किया? नहीं। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हो कि अगर जो भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, तो इस बार एन आर, ओके, मैं जो बता रहा हूँ कि अगर जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, ठीक है, जो लोड है रेजिस्टेंस है या जो भी डिवाइस है इसका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू अगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए तो ये एन आर क्या होगा? नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, राइट,
इस nr को नेग्लेक्ट करोगे तो I इक्वल टू NE/R आ जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक सेल को अगर आप इस डिवाइस से कनेक्ट करते तो करंट कितना होता, E/R, राइट। एक सेल को अगर कनेक्ट करते तो करंट कितना होता, E/R, और n सेल को कनेक्ट किया है तो करंट कितना हुआ है, NE/R। इसका मतलब करंट क्या है, n टाइम्स हो गया है। करंट क्या है, n टाइम्स हो गया है। n सेल को आप कनेक्ट किए सर्किट में, n टाइम्स करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो सीरीज में आप तभी प्रेफर करना सेल को कनेक्ट करना जब ये जो डिवाइस का रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो इन कंपेयर टू सेल का रेजिस्टेंस। अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है तब करंट n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीजेस n टाइम्स। नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, सो करंट का वैल्यू कितना आया है हम लोगों का, I इक्वल टू NE/NR+R। अब ये दो टर्म को हम लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है। एक बार इस टर्म को ज्यादा मानेंगे इसको कम, और एक बार इसको ज्यादा मानेंगे इसको कम, ठीक है। ये दो केस बनाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उस तरह से लिखे नहीं है, अगर बोर्ड रहता तो सब कुछ लिखना पॉसिबल था। तो फिर भी मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आप लिख सकते, ठीक है। आप लिखो केस उसमें सर 1। जी बताइए। सर क्वेश्चन जो हमें दिए रहेंगे उसमें एनआर की वैल्यू मतलब कि क्या रहेगी, मतलब डेसिमल में रहेगी? क्वेश्चन में आपका, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। उसमें दिया रहेगा कि अगर 5 वोल्ट का 15 सेल कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और सबका अगर रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, और इसे अगर 10 ओम के एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाए तो करंट कितना होगा। सारा का सारा वैल्यूज तो आप कर सकते, डाल सकते। क्वेश्चंस में कराता हूँ, ठीक है। पहले कुछ केस सीख लेते हैं। सो केस 1 में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आप इसे लिख सकते हो। केस 1 में हम लोग देख रहे हैं कि NR का जो भी वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा है किससे, डिवाइस के रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप सही में कुछ एक डिवाइस या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बनाना चाह रहे हो और आपको पता है कि आपको ये डिवाइस के लिए बनाना है, तो वो डिवाइस का रेजिस्टेंस आपको पता रहेगा और सेल का जो नेट रेजिस्टेंस है ये आपको पता रहेगा, ठीक है। सो आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको पता चले कि ये NR का वैल्यू R से बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके। तब आप क्या कर सकते हो, इस R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, यस सर, कर दिया। कर दिया। इसका मतलब क्या, ये अगर NR का वैल्यू 1000 आए, ठीक है, और ये R का वैल्यू मान लिया 0.5 आए, तो इस 0.5 को 1000 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट ही कर दीजिए, जीरो ही मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसे जैसे ही आप नेग्लेक्ट करोगे आंसर क्या आ जाएगा नीचे, इधर NE डिवाइडेड बाय NR, ये आया। लिख भी रहे हैं ना, आपको लिखना भी है केस 1 में। अगर ये कंडीशन है तो NE/NR यहाँ से कैंसिल हो रहा है कुछ, NN कैंसिल हो गया, E/R मतलब कि जो करंट होगा वो ऐसा लगेगा कि एक सिंगल सेल से जितना करंट निकल रहा था इतना सारा सेल आप कंबाइन किए, लेकिन करंट तो उतना ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या है पता है, अगर आप एक सेल को एक रॉड ये एक डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो तो वो डिवाइस असल में डिसाइड करेगा कि सेल से कितना करंट निकल रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ये केस 1 समझ में आया ना। यस सर, समझ आया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आप अगर एक सेल से, ध्यान से देखिए, अगर आप एक सेल से एक छोटा सा एलईडी कनेक्ट कीजिए, छोटा सा एलईडी कनेक्ट कीजिए, ठीक है, तब करंट कुछ निकलेगा, मान लो I1, ठीक है, तब करंट कितना निकला I1। लेकिन इसी सेल से अगर आप बहुत सारा एलईडी कनेक्ट कर दिए, बहुत सारा एलईडी कनेक्ट कर दिए,
तो सबका इसका रेजिस्टेंस कुछ ना होगा आर, कुछ ना कुछ होगा आर, तो इसका भी आर 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 आर। क्या लोड रेजिस्टेंस बढ़ चुका है? इसका मतलब यहाँ से करंट ये ज्यादा खींचेगा। करंट ज्यादा खींचेगा तो यहाँ से पे करंट मान लो कितना खींचा, I2 खींचा। ऑब्वियसली I2 इज ग्रेटर देन I1। मतलब आप कितना डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो इस पे डिपेंड करके वो सेल से करंट को खींचेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये करंट ज्यादा है, ये सेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा इन कंपेयर टू ये। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सो हम लोगों को ये समझ में आया कि हमने इतना सारा सेल कनेक्ट किया, और अगर केस 1 में एन आर का वैल्यू अगर आर से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो हम लोगों को करंट क्या मिल रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल सेल जितना करंट देता है उतना मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये वाला केस हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद नहीं है। तो हम लोग दूसरा केस देखें। दूसरा केस में केस 2 लिख सकते हैं आप। केस 2 लिखिए कि अगर जो डिवाइस का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एन आर से। एन आर क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर ये केस है तो आई इक्वल टू क्या था? एन ई बाय एन एन आर प्लस आर। इस बार किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ओके, एन ई बाई आर आ गया। तो इस बार इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आई इक्वल टू एन टाइम्स ई बाय आर। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि करंट एन टाइम्स हो गया, तो ये केस फायदेमंद है। इसका मतलब क्या है? असल में मैं एक बात बताऊं आपको, आप सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो, दोनों ही केस में आप सर्किट में करंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, एन टाइम्स बढ़ा सकते हो, बट ये डिपेंड करेगा कि कब आपका लोड कैसा है। ठीक है, अगर आप जिस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, आप जिस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से ज्यादा है, तब आप सीरीज में कनेक्ट करो। और अगर कम है तो आप पैरेलल में कनेक्ट करो, जो कि हम लोग शायद कल के क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर ये केस है तभी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, और अगर ये केस नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब हमारा मोटिव ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए। हाँ, हम लोगों का मोटिव ये है कि अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो ये कंडीशन आपका होना चाहिए, तब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, तब आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज ये कंडीशन नहीं है, इसके ऑपोजिट वाला कंडीशन है, तो आपको सीरीज से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तब आपको पैरेलल के बारे में सोचना होगा। ठीक है, ओके ओके, अच्छा ये एक और पॉइंट क्वेश्चन देख। कब आएगा ना? एक, अच्छा किसी ने पूछा कि सर कैसे, मतलब क्या दिया रहेगा क्या नहीं दिया रहेगा। ठीक है, सो हम लोग एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि 10 वोल्ट का 20 सेल्स है। ठीक है, और हर एक सेल का आर क्या है? 1 ओम है। हर एक सेल का आर क्या है? 1 ओम है। अगर इसे एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाए जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है, तो उस डिवाइस में करंट कितना होगा? अगर ये एक क्वेश्चन बार है, क्वेश्चन रिपीट करिएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे लिखा गया, आपको दिख रहा है। 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट क्या है? ईएमएफ है। 10 वोल्ट का 20 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। आप लिखिए एक बार। और इसे अगर 20, इसे अगर एक डिवाइस से कनेक्ट किया गया है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो इस डिवाइस में कितना करंट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली लैंग्वेज में लिखने के लिए लायक मेरा स्क्रीन का साइज नहीं है, इसलिए मैं जस्ट नंबर्स दे रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोचिए, मैं इरेज करूं इसे? आपने लिख लिया? यस सर। ओके, सो एन का वैल्यू कितना है? 20 है। यहाँ करंट का ये फॉर्मूला है ना, करंट इक्वल टू एन। एन का वैल्यू 20 है। ई का वैल्यू एक सेल का 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू तो 20 ही है, और आर का वैल्यू कितना है? 1, प्लस इसे कितना
इसे जिस डिवाइस से कनेक्ट किया गया उसका रेजिस्टेंस मैंने कितना बताया, 20 था ना। बताइए आर का वैल्यू मैंने कितना लिखा है। सर 20। ओके सो 20, तो यहाँ से क्या मिला, 200 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 कितना होता है 40, तो 200 बाय 40 एम्पियर। कितना आंसर आया, 5 एम्पियर। यही है, क्लियर है। तो कितना करंट फ्लो करेगा, 5 एम्पियर। तो इस तरह से दिया रहेगा, कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा, जस्ट नंबर्स दिया रहेगा, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ये जस्ट एक कंडीशन मैंने बताया कि अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है तब करंट n टाइम्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपको दिया रहा है, इसी क्वेश्चन में अगर दिया रहा है कि मान लो 20 सेल्स है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है, ठीक है, तो 20 सेल का कितना हो जाएगा बताइए, 2 ओम हो जाएगा मेरे ख्याल से, राइट। 20 सेल का कितना हो जाएगा, 2 ओम। और लोड रेजिस्टेंस कितना है, लोड रेजिस्टेंस आर इक्वल टू लेट सपोज 200 ओम है, ठीक है, आर इक्वल टू 200 ओम है। और एक सेल का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। तब आप ये आर को, ये एन आर को, मतलब कि ये एन आर का वैल्यू है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल जितना है, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई बाय आर। सो एन का वैल्यू 20, ई का वैल्यू 12 बाय आर का वैल्यू 200। क्लियर है, यहां से निकाल सकते हैं। ऐसे जस्ट ये थ्योरेटिकली आपका काम आएगा कि जब ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन है तब आपका सीरीज कनेक्शन फायदेमंद है। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक लास्ट टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि मान लिया कि n सेल्स है, इसमें n सेल्स है, ठीक है, इस n सेल में से, मतलब n सेल सीरीज में है और इस n सेल में से m सेल का पोलैरिटी जो है वो रिवर्स कर दिया जाए तब करंट कितना फ्लो करेगा, क्या आप बता पाओगे, सर सोच के क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए, क्या करा है क्वेश्चन इन्होंने। रिपीट करिएगा। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्या ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यस सर। हाँ हाँ, इसमें टोटल कितना सेल है, एन। n नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। इस n नंबर ऑफ सेल के अंदर m सेल को उठाया गया और उनका पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया। ओके, मतलब कि अगर n का वैल्यू 100 है, इसमें 100 सेल है, तो 20 सेल का पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स किया गया मतलब जो सिंपली हम लोग ऐड कर दे रहे थे e प्लस ई प्लस ई अप टू n, सो n e आ गया, तो अब क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तब यस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। सर। मतलब ये फॉर्मूला तब तो करंट होगा n माइनस एम इंटू ई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ये होना चाहिए। सब यस सर। एग्री कर रहा है इस बात से कि अगर n सेल है, इस n सेल से, ध्यान से सुनिए, इस n सेल में से m नंबर ऑफ सेल का पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो करंट कितना होगा, n माइनस एम इंटू ई बाय एन आर। क्या इस बात से सब एग्री कर रहा है। यस सर। मैं नहीं कर रहा है, ये गलत है। क्यों सर। सर व्हाई। क्यों, चेक करें। यस सिंपल सा सर। बात है, अगर क्विक आंसर मैं दूं तो अगर 100 सेल है, ठीक है, तो 100 सेल में से अगर आप 20 सेल का पोलैरिटी माइनस करोगे, ठीक है, मतलब कि आप 100 में से 20 सेल का पोलैरिटी माइनस करोगे, तो अगर सब सेल का ईएमएफ ई है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 ई माइनस 20 ई, यही लिखोगे।
यस सर। नहीं, मैं ये नहीं लिखूंगा। क्यों? क्यों? इसका बेसिक रीजन ये है कि आप इसी 100 में से तो 20 निकाल ले रहे और उसका पोलैरिटी रिवर्स कर दे रहे। इसका मतलब क्या आपको लिखना होगा, यहाँ बचा क्या, 80 बचा, तो 80 ई पॉजिटिव में -20 ई, तभी तो दोनों मिलके 100 हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो आप कहाँ तक जोड़ोगे, ई आपको जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ोगे, एन तक जोड़ोगे या एन माइनस एम तक, एम का तो रिवर्स कर दी, तो बचा कितना, सेम पोलैरिटी में बचा कितना है, एन माइनस एम ही तो बचा है। 100 में से 20 ओ, का आप रिवर्स कर दिए, बहुत एक छोटा सा लॉजिकल मिस्टेक हुआ है। 100 में से 20 का आप रिवर्स कर दिए, तो सेम पोलैरिटी में बचा कितना, 80 ही तो बचा, तो n माइनस एम तक जोड़ोगे और यहाँ पे फिर m तक माइनस कर दोगे। सो यहाँ पे मिलेगा क्या, n माइनस एम इंटू ई माइनस एन ई। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर बोर्ड रहता मेरे पास तो मैं ये आपको ऑप्शन दे के दिखाता, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पे जाते हैं, नो डाउट, ये नीट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, लेकिन असल में आंसर ये है, क्यों, क्योंकि बेसिक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आप जोड़ते n टर्म्स तक नहीं है, क्योंकि n में से तो m माइनस हो गया है, आपने तो m का रिवर्स कर दिया, राइट। सो n माइनस एम तक जोड़ोगे और यहाँ पे m तक माइनस कर दोगे, सो n माइनस एम इंटू ई माइनस एम ई, सो n माइनस 2m इंटू ई, और आर इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पोलैरिटी ऑफ सेल से कोई मतलब नहीं है। सो ये इतना ही रहेगा, करंट इक्वल टू क्या होता है, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, तो n माइनस 2m इंटू ई बाई एन आर। क्लियर है? यस सर। सर 2m कैसे आया, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे 2m सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा होगा कि सर 2m क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे m आपने माइनस किया, क्योंकि 80 माइनस, सॉरी, n माइनस m इतना e के साथ है, और आप माइनस इससे करोगे कितना, m इंटू ई, सो यहाँ का एक m और यहाँ का एक m मिलके 2m। क्लियर है? अगर मैं नंबर्स में समझाऊं, सो आपके पास 100 सेल था, सेम पोलैरिटी में जोड़ोगे तो 100 ई, ठीक है, लेकिन 100 में से अगर, ध्यान से सुनिए, 100 में से अगर 20 सेल्स का आप पोलैरिटी चेंज करोगे तो आपको क्या लिखना होगा, 100 में से 20 का पोलैरिटी चेंज किया मतलब 100 से 20 को पहले अलग करो, तो बचा कितना, 80, ठीक है, माइनस, अब माइनस करोगे 20 कितना, ई। क्लियर है? ऐसे लिखना होगा। तो ये फॉर्मूला एक दो बार देखना, थोड़ा सा दिमाग का अपना यूज करना, आई होप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा सीरीज कनेक्शन डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, थर्सडे के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है? और रेडी रहिए थर्सडे के लिए। सो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।